अभी आप जो वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो वीडियो आपने कभी ना कभी अपनी टीवी पर या फिर अपने मोबाइल वीडियोस पर ज़रूर देखा होगा। ये जो वीडियोस आप देख पा रहे हैं ये किसी डीजे पार्टी या फिर किसी क्लब या डिस्को के लाइटिंग इफ़ेक्ट्स नहीं है, ना ही ये हमारी पृथ्वी की वायुमंडलीय घटनाओं की वजह से हो रही है। विज्ञान की किताब में इसे निहारिका कहा जाता है और हम इंग्लिश में इसे नेबुला कहते हैं। इस आने वाले पूरे वीडियो में हम नेबुला शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। ये जो गर्म हवा और घने धूल के बादलों को आप देख पा रहे हैं, ये बादल कभी भी बरसते नहीं हैं। अब सवाल उठ रहा होगा ना कि अगर ये बादल बरसते नहीं हैं तो फिर इनका काम क्या है। दरअसल ये बादल पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में तारों की जनन स्थली होती है। मतलब ये वही जगह है जहाँ पर ब्रह्मांड में तारों का निर्माण होता है। सरल भाषा में हम इन्हें तारों की नर्सरी कह सकते हैं या फिर तारों की फैक्ट्री कह सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो आपके मन में तारों को लेकर हमेशा से एक क्यूरियोसिटी रही होगी, पर अगर आपका साइंस से दूर दूर से नाता नहीं भी है तब भी आपने अपने दैनिक दिनचर्या में तारों के टूटने, चमकने, तारों के बनने जैसी तमाम प्रश्नों के जवाब को खोजने की कोशिश की होगी। इस वीडियो में हम तारों के बनने से लेकर उसके ब्लैक होल तक कन्वर्ट होने की पूरी प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस पूरी प्रोसेस को समझने से पहले नेबुला को समझना निहायती ज़रूरी है। जैसा कि हम वीडियो की शुरुआत में ही बात कर चुके हैं कि नेबुला गर्म बादल और डेंस धूल से बने हुए बड़े बड़े पहाड़ियों जैसे बादल होते हैं जहाँ पर कि तारों का निर्माण होता है। लेकिन पहले यह समझना ज़रूरी है कि यह नेबुला खुद बनते कैसे हैं। देखो, साइंस ने अपनी रिसर्च के जरिए नेबुला के बनने के दो बड़े कारण बताए हैं। एक तो कारण है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय हुआ महाविस्फोट, जिसे आज की भाषा में हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अब बिग बैंग थ्योरी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में विस्तार से हम कभी और बात करेंगे। अगर सतही तौर पर बिग बैंग के बारे में बात करें तो एक बहुत बड़ा विस्फोट था जिससे बड़ी मात्रा में धूल और गैसें निकली जिन्होंने बड़े बड़े घने बादलों का निर्माण किया। इन्हीं बादलों को नेबुला कहा गया। इन नेबुला से आगे चलकर तारों का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि हमारा सूर्य एक अंतरिक्ष का छोटा तारा है और इसी सूर्य से आगे चलकर सोलर सिस्टम बना, फिर हमारी पृथ्वी बनी, फिर हम बने और पूरी नेचर का निर्माण हुआ। दूसरा कारण है सुपरनोवा का बनना। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पृथ्वी पर इंसानों का जन्म और मृत्यु होती रहती है, उसी तरीके से ब्रह्मांड में भी बहुत सारे तारे बनते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। अब ब्रह्मांड में स्थित कोई बड़े द्रव्यमान वाला भारी तारा जब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो वह एक सुपरनोवा बन जाता है और सुपरनोवा बनने के साथ ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस विस्फोट से बड़ी मात्रा में गैस और धूल निकलती है जो आगे चलकर नेबुला बना लेती है। हमारा सूर्य अंतरिक्ष के नज़रिए से देखा जाए तो एक छोटा और हल्का तारा है। ये कभी भी सुपरनोवा नहीं बनेगा। छोटे और हल्के तारे अपने जीवन के अंतिम चरण में डॉर्फ बना लेते हैं। सूर्य भी कभी न कभी डॉर्फ बन जाएगा। अब इस पूरी प्रोसेस को समझने से पहले एक और बात समझना ज़रूरी है। वो ज़रूरी बात यह है कि नेबुला कहाँ पाए जाते हैं, क्या हम इन्हें खुली आंखों से देख सकते हैं। हमारे इस पूरे अंतरिक्ष में एक जगह है जिसे हम डार्क स्पेस कहते हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में गैस और अंधेरा है जिसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। ये हमारी पूरी गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट होता है। नेबुला यहीं पर पाए जाते हैं। अगली बात है नेबुला को देखने से रिलेटेड। देखो, खुली आंखों से नेबुला को देखा जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही नेबुला को देख सकते हैं हमारी खुली आंखों से। बाकी को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत होगी। लेकिन पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के सबसे पास स्थित नेबुला की। इसका नाम है हेलिक्स नेबुला, जो कि पृथ्वी से 700 लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब ये है कि इस नेबुला तक पहुंचने के लिए हमें 700 साल लग जाएंगे अगर हम लाइट की स्पीड से भी गति करते हैं तो। खुली आंखों से देखे जा सकने वाली नेबुला की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर यह समझ लेते हैं कि इस नेबुला के अंदर तारों का फॉर्मेशन होता कैसे है। देखो, नेबुला जो होती है वो गर्म आयोनाइज्ड गैस और धूल और पदार्थों के बड़े बड़े गुब्बारे जैसे पहाड़ों की संरचना होती है। जब यहाँ पर हाइड्रोजन अपने सेंट्रल की तरफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से बढ़ती है तो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन अपने हीलियम के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है, जिसे हम साइंस की भाषा में न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। तारा भी इसी तरीके के न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से चमकता है। हमारा सूर्य भी न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से ही हमें लाइट दे पाता है। अब हम नेबुला के समझने के लिए आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जहां पर हम नेबुला के स्ट्रक्चर और उनके नेचर के आधार पर नेबुला की प्रकृति को समझेंगे। साइंस ने नेबुला को 4 भागों में बांट कर रखा हुआ है। पहली नेबुला है डिफ्यूज नेबुला।
ये इस प्रकार की नेबुला होती है जिनकी सीमाएं इन्फिनाइट होती है और इनके आकार को समझाया नहीं जा सकता। नेबुला जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक नेबुला जो अपना खुद का लाइट एमिट करती है, मतलब वह खुद के लाइट से चमकती है, और दूसरी नेबुला जो होती है वह खुद नहीं चमकती है बल्कि तारों से जो लाइट आती है उनको रिफ्लेक्ट करती है। दोनों ही हमें चमकती हुई दिखाई देती है। डिफ्यूज़ नेबुला का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ओरियन नेबुला। ये वही नेबुला है जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं। ये हमारी आकाशगंगा में स्थित है, इस वजह से हम इसे देख पा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने इसमें कुछ बातें की थी कि किस नेबुला को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। दूसरी नेबुला है डार्क नेबुला। ये इस टाइप की नेबुला है जो ना तो रेडिएशन और लाइट एमिट करती है और ना ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाती है। ये डार्क होती है और इसी की वजह से हम हमारे ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा देख ही नहीं पाते। तीसरी जो नेबुला होती है उसको कहते हैं प्लेनेटरी नेबुला। जब छोटे और हल्के तारे जैसे कि सूर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचते हैं तो ये रेड जॉइंट मतलब कि लाल दानों तारे में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे इनकी बाहरी परत ये खोने लगते हैं और उन्हीं बाहरी परतों के बढ़ने से नेबुला बनती है। इसका बेहतर एग्जाम्पल है कैट आई नेबुला। देखो, सूर्य भी एक प्लेनेटरी नेबुला बना सकता है जब ये अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचेगा। चौथा जो प्रकार है वो है सुपरनोवा नेबुला। जब हमने नेबुला के बनने की थ्योरीज पढ़ी थी तो उसमें जो हमने दूसरा प्रकार समझा था वो इसी सुपरनोवा के बारे में समझा था, जिसमें किसी बड़े द्रव्यमान वाला तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में सुपरनोवा का एक्सप्लोजन करता है, जिससे बड़े बड़े बादल बनते हैं और वो आगे चल के नेबुला बना लेते हैं। ये नेबुला के बनने, तारों के बनने की प्रोसेस कुछ एक सालों में नहीं होती है। इसको हज़ारों साल, लाखों साल की पूरी एक प्रोसेस लगती है। कोई भी इंसान अपने पूरे जीवन चक्र में तारों के फॉर्मेशन को कभी देख ही नहीं सकता। ये तो बात हो गई तारों की पूरी कहानी की। एक और कहानी है जो इससे जुड़ी हुई है, लेकिन यह बात यहाँ जानना जरूरी है कि टूटते हुए तारे दरअसल कोई तारे नहीं होते हैं। ना तो इनका तारों के फॉर्मेशन से कोई लेना देना है और ना ही ये तारों के टूटने से रिलेटेड है। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में डिस्टेंस बहुत है और इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत सारे खगोलीय पिंड इनके बीच में परिक्रमा कर रहे होते हैं, जिनको हम एस्टेरॉयड या फिर क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो इनकी टक्कर बहुत आसानी से होती रहती है। खगोल विज्ञान में ये बहुत ही आम घटना है, लेकिन इस आम घटना के कारण एस्टेरॉयड आपस में टकराकर छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, जिनको हम मीटेओराइट्स या मीटियोर कहते हैं। और ये मीटियोर अपने आसपास के ग्रहों में जैसे कि मार्स, हमारी पृथ्वी या फिर हमारे चंद्रमा के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। अब जब ये मीटियोर हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के धूल के कण और वायु के कण के घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है और हमें लगता है कि कोई तारा टूट रहा है। वैसे 24 घंटे में पृथ्वी में लगभग 2 करोड़ एस्टेरॉयड प्रवेश करते हैं, लेकिन वो वायुमंडल में ही घर्षण की वजह से जलकर राख हो जाते हैं। बात हो गई तारों के बनने की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी लिखकर मुझ तक भेज सकते हैं।